आज हम प्राइम टाइम में बात करते हैं एक भारतवर्ष की ऐसी शख्सियत की जिसने फर्ज से लेकर अर्श तक का अपना सफर तय किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आज हम बात करते हैं। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वर की मस्जिद वाली गली में एक मद्रासी परिवार के घर में हुआ था। वालिद का नाम जैनुल आबदीन व वालिदा का नाम आयशा अम्मा था। दोनों सीधे साधे और पांचों वक्त के नमाजी थे और इस्लामिक रीति रिवाजों के अनुसार अपने परिवार को लेकर चलते थे। पर्दा का प्रचलन था घर के अंदर, बहुत बड़ा परिवार था, 5-6 बहन थी उनकी। ये एक मिडिल क्लास का परिवार था। रामेश्वर में की मस्जिद वाली गली में थोड़ी दूरी पर ही इनके जो रामेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर था हिंदुस्तान में, वो लगभग थोड़ी दूरी पर ही था। वहाँ का जो पुजारी था वो लक्ष्मण शास्त्री इनके पिताजी का बहुत अच्छा मित्र था। उनके घर इनका आना जाना लगा रहा करता था। वो अब्दुल से बड़ा विशेष स्नेह मानते थे बचपन में। इनके दो जो लोग थे वो महत्वपूर्ण, जलालुद्दीन नाम का जो व्यक्ति था उसका इनके घर आना जाना था। वो अंग्रेजी पढ़ा लिखा था लेकिन कम था। वो बचपन में इनको अंग्रेजी सिखाया करता था। और कुछ दिन बाद इनकी जो इनकी बहन थी जायरा, उससे उनका निकाह हुआ और वो इस तरह से इनका बहनोई बन गया। लेकिन वो समय समय पर इनका मदद करता था। दूसरा व्यक्ति था इनके जीवन के बारे में शमसुद्दीन वो व्यक्ति था जिसने बचपन में इनकी वो काफ़ी मदद की थी। उसका रामेश्वरम में जो है वो था अखबारों का ठेका था। 1939 में दूसरी वर्ल्ड वार में वो अखबारों का पेशा करते थे, तो वहाँ पर ट्रेन नहीं रुकती थी। तो एक साथी की उनको आवश्यकता पड़ी, तो उन्होंने उसको अब्दुल कलाम से कहा कि आप मेरे अखबार जो है वो आते हैं ट्रेन से, वो उनको बाहर फेंक देते हैं चलती ट्रेन से, आप उनको उठाते अब्दुल कलाम और उनको वो बांटने अखबार जाया करते थे। तो इस तरह से बचपन का जो उनका जीवन था, जब 8 वर्ष के थे तब उन्होंने अखबार बांटे अपने जीवन में, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। और ये दो व्यक्ति इनके जीवन में महत्वपूर्ण वो रखते हैं, जलालुद्दीन और शमसुद्दीन। मिडिल क्लास में जब ये 8th क्लास में आए, पढ़ने का इनको शौक था, तो इन्होंने जो है ये रामानाथपुरम अपनी मिडिल शिक्षा के लिए पहुंचे। वहाँ उनके गुरु थे जो है अय्यर दुर्राई नाम के, इन्हें काफ़ी प्रभावित किया। वो इनसे स्नेह रखते थे। अतः इन्होंने अपनी मिडिल क्लास की शिक्षा पूरी करने के उपरांत ये जो है फिर वापस आए 1950 में। ये जो है अपनी जो एजुकेशन थी हायर सेकेंडरी की पूरा करने के लिए तिरुचुनापल्ली में 1950 में पहुँचे। वहाँ इन्होंने अपनी हायर सेकेंडरी एजुकेशन पूरी की फिजिक्स से। फिजिक्स इनका विषय नहीं था। उसके बाद में ये आगे बढ़े और फिर इन्होंने भौतिक विज्ञान से भौतिक विज्ञान से इन्होंने स्नातक की डिग्री ली। उसके उपरांत ये 1955 में इन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी। तो MIT में उनका नंबर आ गया मद्रास में, और ये फीस के लिए इनको 1000 रुपये की आवश्यकता थी। तो हालात इनके इस तरह थे कि घर में 1000 रुपये नहीं था इतने बड़े परिवार में। तो ये घर पर आए, काफ़ी निराश हुए। इनकी वालिदा ने इनकी तरफ देखा, पूछा क्या बात हुई बच्चे। उसने कहा कि जी मैं MIT में एडमिशन चाहता हूँ। तो घर पर उस टाइम 1955 में 1000 रुपये नहीं थे। तो इसकी वालिदा ने अपनी चेन और अंगूठी जो सोने के उनके आभूषण है वो बेचकर इनको 1000 रुपये दिए। ये 1000 रुपये लेने के बाद में MIT में इन्होंने एडमिशन किया और बड़ी कठिन और बड़ी मेहनत के साथ में इन्होंने वहाँ से जो है एरोनॉटिकल इंजीनियर बने। ये इन्होंने बड़ी मेहनत करने के बाद में, और ये उसके बाद में वहाँ से आने के बाद में HL कंपनी में इन्होंने 250 रुपये प्रति माह के हिसाब से अनेक समय तक, कई वर्षों तक इन्होंने वहाँ पर जो है नौकरी की है, जो है एरोटेक्निकल इंजीनियरिंग की। उसके बाद ये इन्होंने 2 जगह इंटरव्यू दिया, अपना पत्राचार द्वारा दिया था।
एयरफोर्स देहरादून में दिया था और दूसरा इन्होंने दिया था डिफेंस दिल्ली में। अतः मेहनत और लगन से इनका दोनों जगह ही नंबर आ गया। अतः ये रामेश्वरम से ये देहरादून के लिए ट्रेन में बैठे, कई हजार किलोमीटर का सफ़र था, ये देहरादून पहुँचे। बड़ी मेहनत के साथ में ये रुके, वहाँ पर इन्होंने परीक्षा दी। परीक्षा परिणाम आया, परीक्षा परिणाम के में इनका नंबर 8वां था। तो इनका दिल बड़ा इस बात से बड़ा वो हुआ कि मेरा नंबर है, ये मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हुए। और ये वहाँ से ये कुछ दिन के लिए ऋषिकेश चले गए। वहाँ एक इन्हें साधु मिली, उनकी संगत में रहे और वहाँ से फिर कुछ दिन के बाद रुकने के बाद में जो है फिर ये वापस दिल्ली आए और दिल्ली में इन्होंने जो है जो था वो अपना काम। वहाँ इनको एक जो है विक्रम भाई साराभाई नाम के एक वैज्ञानिक थे, इनको मिले। उन्होंने इनको परखा, देखा, इनके डॉक्यूमेंट्स देखे, इनसे बात की और उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया। अच्छा, अतः वो इनको डिफेंस में जो है देकर ये 1962 में विक्रम भाई थुम्बा एक छोटा सा गांव था केरला में, उसमें वो अपने रॉकेट की टेक्नोलॉजी का वो कर रहे थे और ये उनको वहाँ लेकर जो है पहुँचे। और ये बनकर रॉकेट के साराभाई के साथ इनसे बहुत प्रभावित थे। इन्होंने काफ़ी समय तक उनके साथ में काम किया और उसके बाद में अपनी योग्यता के अनुसार इनको जो है इनका नंबर आ गए। तो इनको 6 माह के लिए अमेरिका के वर्जीनिया शहर में नासा में इनको भेज दिया गया। वहाँ इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ में मिलकर बड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ में अपना काम किया और लगभग 6 माह बाद ये अंग्रेज़ों के नेतृत्व से वहाँ से रॉकेट टेक्नोलॉजी सीख कर ये भारत आए। और भारत आने के बाद में 21 नवंबर 1963 में पहला रॉकेट नाइकी अपाची जो था उसका सफल प्रशिक्षण के लिए तैयार हुए। लेकिन इन्हें जानकारी हुई कि इस टेक्नोलॉजी में 17वीं शताब्दी के जो हमारे रॉकेट के वो थे हिंदुस्तान में, टीपू सुल्तान के पास में उन रॉकेट की टेक्नोलॉजी थी। अतः ये प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मदद से मैसूर गए। वहाँ इन्होंने जो टेक्नोलॉजी थी वो के दस्ते की जो टेक्नोलॉजी थी उस टेक्नोलॉजी को इन्होंने सीखा और सीखने के बाद में ये जो है उस टेक्नोलॉजी को लेकर जो है अपने वहाँ आए और वहाँ पर इन्होंने इसका प्रशिक्षण जो है किया रॉकेट का और काम आया और ये आगे बढ़े। और इसके बाद इनकी योग्यता के अनुसार जो भारत देश के उस टाइम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें जो है इन्हें इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस में रिसर्च का इनको चेयरमैन बनाया और इनको बड़ी इज्जत दी। और ये अगले कुछ समय बाद ये जो है साराभाई के साथ मिलकर 23 मीटर लंबा रॉकेट जो है एक्सल वी का प्रशिक्षण ये करने के लिए तैयार हो गए। इन्होंने जो वहाँ पर था थुम्बा में पहली स्टेज पर रॉकेट उड़ने के लिए कंप्यूटर में जो है तैयार हुए। बड़ी आसानी से पहला स्टेज पर रॉकेट पहुँच गया। दूसरी स्टेज पर पहुँचते पहुँचते थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आई। उसके उपरांत वो तीसरी स्टेज पर पहुँचने के बाद में वो रॉकेट का कंप्यूटर से संपर्क टूट गया और कई हजार किलोमीटर दूर जाकर समुद्र में जाकर वो समा गया। अतः अब्दुल कलाम और उसके जो पूरे टीम से सारा उनका दिल टूट गया। तो अब्दुल कलाम उस बात से इतने दुखी हुए, उन्होंने अपना सामान उठाकर और वो अपने रूम में जाकर बिस्तर पर जाकर धंस गए। तदुपरांत थोड़ी देर बाद साराभाई ने उनके सर पर हाथ फिराकर उनका कामयाबी और नाकामयाबी जीवन के दो बहुत बड़े लोगों को सैकड़ों वर्ष लग जाती हैं। वैज्ञानिक की इसमें टेक्नोलॉजी में कभी कामयाबी नहीं मिलती है। अतः आप नाराज हो। फिर ये आगे बढ़ने के बाद में ये जो है 1964 में इनको एक खबर मिली पंडित जवाहरलाल नेहरू की हृदय गति रुकने से इंतकाल हो गया। ये बेटे उस बात पे बड़े परेशान हुए लेकिन अपने कार्यों में लगा निरंतर चलते रहे। कुछ समय बाद ये अपने कार्य में लगे थे तो इनके जो अब्बा थे जैनुल आबदीन 102 साल के उनका इंतकाल होगा। ये बड़े दुखे हुए, अपने बसों से सफ़र करते हुए अपने कुंभा से रामेश्वरम पहुँचे घर। वहाँ का माहौल बड़ा गमगीन था। इनकी वालिदा बहन रोडों पर बुरा हाल था। इनने उन लोगों को समझाया। समझाने के बाद में 2-3 दिन रहे। जब वहाँ से ये वापस चलने लगे, चलने के बाद में इनकी वालिदा इनसे गले लिखकर बहुत रोई, बहन भी इनकी बहुत रोई। कुछ
और ये अपने कार्य में आकर थुम्बा में आकर फिर उसके बाद में इस टेक्नोलॉजी को लगातार इन्होंने जारी रखा। और उसके बाद ये जो है पहला सैटेलाइट उड़ाने के लिए, जो पहला सैटेलाइट था उसे उड़ाने के लिए अपाची ये आए। पहली स्टेज पर आसानी से वो एक्सल 3 आसानी से पहुंच गया, दूसरी स्टेज पर भी बड़े आसानी से पहुंच गया। लेकिन उसके बाद ये अंतरिक्ष में जाकर तीसरी स्टेज पर जाकर बड़ा निराशपूर्वक इसने कार्य किया। अतः निराश हुए वो भी समुद्र में गिर गया। उसके बाद ये लगातार परिश्रम करते रहे और अपना पहला सैटेलाइट लेकर ये जो है 1964 के कुछ समय बाद ये पहुँचे। तो अखबारों ने बड़ी तीखी प्रतिक्रिया की एक्सल 4 के लिए कि ये क्या करेंगे। इनके खिलाफ बहुत सारे जगह जगह लेख लिखे गए, हिंदुस्तान नवभारत टाइम्स वगैरह में इनके खिलाफ। और जो अमूल होल्डिंग था उस पर एक तरफ अब्दुल कलाम का पोस्टर था, एक तरफ था उस पर लिखा हुआ था ये घबराई नहीं, ये वो चीज़ है, ये रॉकेट है, इससे किसी का नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह से इनके साथ में ये बर्ताव लोगों ने किया। कंप्यूटर पर पहली स्टेज पर एक्सल 4 का जो रिसर्च हुआ आसानी से पहुंच गया, दूसरी स्टेज पर, तीसरी स्टेज पर पहुंचते पहुंचते इनका दिल बैठेगा, चौथी स्टेज पर जाकर वो आसमान में वो स्पेस में पहुंच गई। खुशी के मारे इनके दोस्तों ने इन्हें उठा लिया, दिल इनका बहुत वाग वाग हो गया, खुशी से पूरा जो इनका ऑफिस था वो भर गया। जब इनके घर में रामेश्वरम में इसका पता चली तो वहाँ खुशी के मारे उन लोगों ने इनके घर में मीठा बना, सिमैया मोहल्ले में बट रही थी। जो इनके मित्र थे वो बहुत खुश थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि दीपावली और ईद एक साथ ही मनाई जा रही है। जो रामेश्वरम के जो पुरोहित थे उन्होंने वो जो है जो उनके पिताजी के मित्र थे लक्ष्मण शास्त्री, वो मीठा बांट रहे थे, मिठाइयाँ का वितरण कर रहे थे, मानो कि इनके घर में ऐसा माहौल था जैसे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की सहनाई वादक इनके घर में बज रही हो। तो वो माहौल खुशी का। 1981 में प्रधानमंत्री श्रीमती 1981 में प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने इनको बुलाया और इनको रामेश्वर से जब इनके पास खबर पहुंची तो इन्होंने अपने गुरु से कहा मेरे पास पहनने के कपड़े दिए। तो उन्होंने बड़े उससे कहा कि आपने जो वस्त्र पहन रखे हैं उनका कोई मुकाबला नहीं है, ये आते अपने साधारण वस्त्रों में दिल्ली आए। दिल्ली में इनको जो है बुलाकर पद्म भूषण से स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने इनको दिया और मान सम्मान दिया और इनको इज्जत दी। अतः ये जीवन का इनका बहुत महत्वपूर्ण क्षमता है, जीवन में इनको कभी नहीं भूल पाएंगे। 1982 में जो है मुकम्मल मिसाइल बनाने की योजना सारा भाई और इन्होंने मिलकर एक बनाई। उसमें पृथ्वी मिसाइल, त्रिशूल मिसाइल, अग्नि मिसाइल, आकाश, नाग, और ये उस पर प्रतिदिन मेहनत करने लगे। उस मिसाइल के विषय में लगातार कंटिन्यू उनकी मेहनत जारी रही। उन्होंने कहा कि उनकी ख्याति इतनी बढ़ गई थी कि स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी कैबिनेट में बिना मंजूरी के ही इनको जो है गुप्त परियोजना का हेड बनाकर इनको जो है अनुमति दी गई थी। और इंटीग्रेटेड गाइडेंस मिसाइल डेवलपमेंट का कार्य मेरी देख देख में होने लगा। हिंदुस्तान के अंदर ये मेरा कार्य ये सर्वसंपन्न चलने लगा। इस परियोजना में मैंने पृथ्वी, त्रिशूल, नाग एवं अग्नि मिसाइलों जैसी मिसाइलों का आविष्कार किया और देश को एक उस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया जहां पर पूरी दुनिया हमारा फक्र मानती थी। और पूरे दुनिया में हमारे ऊपर जब हमने ये प्रशिक्षण कर रहे तो दबाव डाला, अमेरिका का भी दबाव था और देशों का भी दबाव था कि इस तरह का प्रशिक्षण नहीं किया। लेकिन चूंकि हमारे पीछे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का हाथ था, उन्होंने कहा आप निसंकोच होकर अपना कार्य को अंजाम दीजिए। और मैं प्रतिदिन अपने 24 घंटा की मेहनत में लगभग 20 घंटे मेहनत में लगा रहता था। और मेरे जो है मेरा यही पूरे 24 घंटे में 20 घंटे का मेरा यही कार्य है। 1984 में मुझको एक खबर मिली कि स्वर्गीय श्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई है। मेरा हृदय इस बात से बड़ा दुखी हुआ क्योंकि वो एक मेरी मार्गदर्शक भी थी, मुझको उन्होंने सपोर्ट किया था। और 1992 से लेकर 1990 तक
डॉक्टर कलाम वैज्ञानिक में जो है भारतीय जो वो थी, उसमें मैं एक सलाहकार के अनुसंधान और विकास संस्थान के सचिव के पद पर दौरान रहा। इस दौरान मीडिया कवरेज ने मुझे भारत का सबसे बड़ा परमाणु वैज्ञानिक घोषित कर दिया था, जो भारतीय कवरेज मीडिया थी। और उसके बाद में सन 2002 में कांग्रेस की श्रीमती सोनिया गांधी ने मुझे कांग्रेस सरकार में मुझे राष्ट्रपति पद के लिए वो मुझे राजनीति में लेकर आई और उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए मुझे उम्मीद बनवाया और समर्थन के साथ में 25 जुलाई 2002 में मैं जो है भारत का 11वां राष्ट्रपति मनोनीत किया गया। शपथ लेने के बाद मैं राष्ट्रपति भवन में पहुंचा तो मैंने तो वहाँ पर एक छोटा सा कमरा और एक बुक्स अपने जीवन के लिए रखी और खाने का 100 इडली सांभर बड़ा डोसा, बाकी और देश की और राष्ट्र की सेवा में समर्पित हो गया था। यही मेरी जीवन था। ना तो जीवन में मैंने कभी शादी, ना मेरे बच्चे, ना मेरा बेटा, ना मेरा पूरा जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पित था। ये देश मेरे लिए सर्वोपरि था। के बाद 1998 भारत में पोखरण का प्रशिक्षण मेरे उसमें हुआ। भारत को विश्व के समक्ष की ऐसी शक्ति के रूप में अब हम खड़े हो चुके थे कि विश्व में हम हर किसी को परमाणु से जवाब दे सकते थे, लेकिन हमारा उद्देश्य किसी पर परमाणु नहीं थोपना था। हमारा उद्देश्य था विश्व के उन देशों के समक्ष खड़े होना जो हमको कुछ नहीं समझते थे। और संपन्न हुआ 1914 में डॉक्टर ऑफ साइंस एडिनबर्ग विश्वविद्यालय से मुझे उपाधि दी गई। 2009 में मानी डॉक्टरेट ऑफ ब्रिटेन ऑकलैंड में मुझको उपाधि दी गई। मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान का विषय था। सन 2000 में रामानुजन पुरस्कार चेन्नई इंडिया में मुझको दिया गया था, जो है कांग्रेस के समर्थन से। 1997 में राष्ट्रीय के लिए मुझे इंदिरा गांधी पुरस्कार, राष्ट्रीय इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा मुझे दिया गया। ऐसे अत्याधिक मेरे पास पुरस्कार थे जो मैं दिया नहीं, जिनका मैं विवरण मुझे ध्यान नहीं है। इतने सारे मुझको पुरस्कार भारतीय संस्कृति और भारत के जो है मुझको समय समय पर मिले। तो उसके बाद में राष्ट्रीय सेवा मुक्त होने के बाद मैं जो है लगातार शिक्षण कार्य में मैं लगा रहा। शिक्षण लेखन में मार्गदर्शन एवं शोध जैसे कार्यों में मैं व्यस्त रहा। भारतीय प्रबंधन में शिलोंग, अहमदाबाद, इंदौर जैसे संस्थानों में विजिटिंग प्रोफेसर का मैं कार्य लगातार विजिटिंग प्रोफेसर का कार्य मैं करता रहा और इनसे मैं जुड़ा रहा। समय समय पर मैं टेक्नोलॉजी को बच्चों में इनको जो है वितरित बांटता रहा। उन्होंने IIT हैदराबाद, बनारस और हिंदू यूनिवर्सिटी, अन्ना यूनिवर्सिटी में मैं सूचना प्रौद्योगिकी में पढ़ाया करता था। मेघालय में भी था मैं। अतः इस तरह से मैंने अपना जो है शिक्षण कार्य प्रारंभ रखा। उसके बाद में जो है 27 जुलाई 1915 में मैं भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में पढ़ा रहा था। अध्ययन कार्य के दौरान मेरी तबीयत खराब हो गई। अतः मेरा दिल का हृदय का मुझे दौरा पड़ा। लोगों ने मुझे पकड़ा, लेकिन मैं गिर गया। गिरने के बाद में मेरा जो है हृदय मुझे हॉस्पिटल ले जाएगा, वहाँ पर मेरा इंतकाल हो गया। तो APJ अब्दुल कलाम, अब्दुल पारिकर जैनुल आबदीन कलाम 30 जुलाई 1915 को राष्ट्रपति को पूरे सम्मान के साथ में रामेश्वरम को मुझको ले जाया गया। पहले दिल्ली रखा गया राष्ट्रपति भवन में, उसके बाद मुझे जो है रामेश्वरम के TP करूड़ कब्रिस्तान में मुझको पूरे राष्ट्र के सम्मान के साथ में मुझे दफनाया गया। लगभग 35,000 से ज़्यादा व्यक्ति थे मेरे दफीने में। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी, मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी इत्यादि ऐसे लगभग हिंदुस्तान के पूरी दुनिया के 35,000 व्यक्तियों ने मुझे बड़े सम्मान के साथ में मेरा जो है मुझे जो है दफनाया गया। जनाजे की नमाज के बाद में मेरे परिवार के, मेरे खानदान के, जो मेरे चाचा ताऊ के परिवार और समाज ने मुझको दफनाया।
लगभग अपने जीवन में मैंने 4 पुस्तकों का लेखन कार्य किया था। इंडियन 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम नंबर 1, माई जर्नी नंबर 2, नंबर 3 इग्नाइटेड माइंड्स और नंबर 4 अनलीशिंग द पावर ऑफ इंडियन। ये मेरे जीवन की किताबें थी। कुछ मैंने विचार लिखे थे, उनमें से जो मेरे को याद है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे उत्तम कार्य क्या होता है? किसी इंसान के दिल को खुश करना, किसी भूखे को खाना देना, जरूरतमंद की मदद करना, किसी दुखियारे का दुख हल्का करना और किसी घायल की सेवा करना। ये उनका विचार था। नंबर 2, सपने वो नहीं है जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने दें। जिस दिन हमारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाएं, उस दिन मान लीजिए आप कामयाब हो गए हैं। ऐसे सुविचार थे अपने पूरे जीवन के। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा जीवन भारत को उस शक्ति के ले जाने में व्यतीत हो चला। उनका लगभग 74 वर्ष का जीवन था। होश संभालने के बाद में राष्ट्र के लिए तो एक राष्ट्रपिता थे जिन्होंने अहिंसा के रास्ते पर चलकर राष्ट्र को आज़ाद कराया था अंग्रेजों से, और एक अहिंसा के रास्ते पर चलकर एक दूसरा, जिसको मैं महात्मा कह सकता हूँ, इस देश को एक इतनी बड़ी शक्ति, इतने बड़े परमाणु, इतनी मिसाइलें, इतनी शक्ति को आज विश्व के, हमको उस क्षेत्र में जहाँ पर एक सुई का निर्माण नहीं हुआ करता था, इस भारतवर्ष में इन्होंने वो शक्ति बना दी विश्व में, जिसने अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मन, एशिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, विश्व के जितने भी देश थे वो आज उनको मानते हैं। उन्होंने उनके बारे में हर किसी ने अपना अपना विचार व्यक्त किया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इस देश के वो महात्मा हैं। आज़ादी के बाद में एक वो महात्मा थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र के लिए, और एक ये महात्मा जिन्होंने भारत को एक ऐसा शक्ति बनाने के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया और इस राष्ट्र की भूमि में उनको समा गए रामेश्वरम है। तो आज हमारा जो सफ़र था वो यहीं तक का था। अगले एपिसोड में मैं किसी और ऐसी महान शख्सियत को लेकर आपके समक्ष आऊँगा, भारत के भविष्य के बारे में। और मेरी बात यहीं पर ख़त्म होती है। आप लोगों से मेरा अनुरोध है जो इस फ्रेंड से हैं या वो इतिहास पढ़ें और सोचें समझें, इस राष्ट्र के लिए उनके विचारों पर चलें। उनकी बनाई हुई बुक्सों को आप स्टडी कीजिए जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने द्वारा लिखी हैं, उनके जीवन से कुछ लीजिए। मैं इसी के साथ में अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं यही कहता हूँ कि जब तक ये प्रति है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की शिक्षाओं को आप अपने जीवन में ढालिए। वो जब तक जीवित हैं, जब तक वो हैं, अमर रहेगी उनकी आत्मा। जय भारत, जय कांग्रेस। धन्यवाद।